हेलो बच्चों, आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का अधिकार क्षेत्र। जुरिस्डिक्शन का मतलब अधिकार क्षेत्र। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज़ ए सीरियस वन। तो सदस्यता संबंधित जो पर्सन है या मुद्दा है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पर इन एडिशन दो देर आर मोर सब्सटैंशियल इश्यूज बिफोर द वर्ल्ड। इसके अलावा और भी सारे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं दुनिया के सामने सोल्व करने के लिए। एज द यूएन completed 60 years of its existence, the heads of all the member states met in September 2005 to celebrate the anniversary and review the situation। तो जैसे यूएन ने अपने 60 साल जो है वो पूरे कर लिए थे स्थापना के, तो जितने भी सदस्य देश थे उनके जो मुखिया थे, हेड्स जो थे, ठीक है, वो मेंबर स्टेट्स के, वो मिलते हैं सितंबर 2005 में, इकट्ठा होते हैं उत्सव मनाने के लिए या सेलिब्रेट करने के लिए एनिवर्सरी, और जो परिस्थितियां हैं उसको रिव्यू करने के लिए, जो उस समय की जो परिस्थितियां थी दुनिया में उनको एक नज़र डालने के लिए। द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कंटेक्स्ट। तो जो लीडर्स थे, जो नेता थे अलग अलग देशों के, ठीक है, उन्होंने ये निश्चय किया मीटिंग में, ठीक है, कि निम्नलिखित जो है कदम, स्टेप्स जो है उठाए जाएं ताकि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र, उसको और भी ज़्यादा रेलेवेंट जो है यानी कि प्रासंगिक बनाया जा सके बदलते हुए परिवेश में, चेंजिंग कंटेक्स्ट में, क्योंकि दुनिया बदल रही थी। उसी के अनुसार यूएन को भी जो है कुछ चेंजेस करने थे ताकि वो मतलब रेलेवेंट हो सके, ठीक है, यूज़फुल हो सके। सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ ए पीस बिल्डिंग कमीशन। तो सबसे पहले एक पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण कमीशन का स्थापना करना, क्रिएशन करना। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द देयर ओन सिटीजन्स फ्रॉम एट्रोसिटीज़। तो कई बार क्या होता है कि कई जो देश होते हैं वो अपने जो नागरिक होते हैं उनकी सुरक्षा जो है अच्छे से नहीं कर पाता, और उन नागरिकों पे जो अत्याचार हो रहे होते हैं उनको भी नहीं रोक पाता है। ऐसे में जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको इन नागरिकों की जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यानी कि इन नागरिकों को बचाना पड़ेगा, ठीक है, अगर कोई देश विफल हो जाता है तो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानव अधिकार परिषद का निर्माण या स्थापना, ठीक है, और इसकी स्थापना कर दी गई थी 19 जून 2006 को। एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और समझौते करना जिससे कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव किया जा सके जल्दी से जल्दी। कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। तो अलग अलग रूप में जो टेररिज्म है, आतंकवाद का जो अलग अलग रूप है, उनकी भर्त्सना करना और उनकी आलोचना करना। क्रिएशन ऑफ ए डेमोक्रेसी फंड, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक कोष का निर्माण करना। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, और एक ऐसा समझौता जिससे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अबोलिश हो जाएगी, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। इट इज़ नॉट हार्ड टू सी डैट दीज आर इक्वली कंटेंशियस इशूज़ फॉर द यूएन। अब ये देखा जाएगा कि ये भी उतने ही जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक मुद्दे हैं, ठीक है, यूएन के सामने, जैसे कि मेंबरशिप का मुद्दा था। व्हाट शुड ए पीस बिल्डिंग कमीशन डू। अब बात उठेगी कि चलो पीस बिल्डिंग कमीशन की बात हुई, तो पर पीस बिल्डिंग कमीशन करेगा क्या। देर आर एनी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में तो दुनिया भर के जो है टकराव वगैरह होते हैं, ठीक है। विच वन शुड इट इंटरवीन इन। अब ये पीस बिल्डिंग कमीशन बना भी दिया जाता है तो किस में हस्तक्षेप करेगा, क्या करेगा। इज इट पॉसिबल और इवन डिज़ायरेबल फॉर इट टू इंटरवीन इन ईच एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन होगा ये हर टकराव में क्या हस्तक्षेप कर पाएगा। इतने सारे प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में, क्या हर किसी में कर पाएगा। सिमिलरली, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डीलिंग विद एट्रोसिटीज़। इसी तरीके से तो जो अत्याचार होते हैं नागरिकों पे या लोगों के ऊपर,
उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर भी लेकर के जो है मतभेद हो गया। ठीक है, बना दो, इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, पर जिम्मेदारी क्या होगी और किस हद तक होगी, इसको लेकर एक मत नहीं है। वट आर द ह्यूमन राइट्स एंड सो हु शुड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट वायोलेशंस एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायोलेटेड। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव अधिकार क्या है, और अगर मानव अधिकारों का जो वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, यानी कि कहीं पे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनको उनके अधिकार नहीं दिए जाते, तो वहाँ पे क्या एक्शन जो है, क्या कदम उठाया जाएगा। ठीक है, given that so many countries are still part of the developing world, how realistic is it for the UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in the Millennium Development Goals? अब हम ये भी जानते हैं कि given that so many countries, इतने सारे देश जो हैं अभी भी पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील देशों का हिस्सा हैं, यानी कि विकास कर रहे हैं अभी। ठीक है, विकास के रास्ते पर हैं, बीच में हैं। How realistic is it for UN to achieve an ambitious set of goals such as those listed in Millennium Development Goals? तो ये कितना सही होगा, ठीक है, कितना रियलिस्टिक होगा, इस बात में कितना सही है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये अभी डेवलप कर रही हैं और ये कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, जबकि वो खुद ही अभी डेवलप नहीं है अच्छे तरीके से। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये खुद ही डेवलप नहीं है, तो ये कैसे इसमें भूमिका निभाएंगी। ठीक है, कैन देयर बी एग्रीमेंट ऑन ए डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। अब टेररिज्म को लेकर के प्रॉब्लम आ गई कि टेररिज्म की या आतंकवाद की क्या परिभाषा हो, क्या एक परिभाषा सभी मान लेंगे? और सबके अनुसार टेररिज्म की अलग अलग परिभाषा है। अगर आप पाकिस्तान से पूछिए ज़रा, वो कश्मीर में जो कर रहा है तो वो आज़ादी की लड़ाई है, पर भारत के लिए वो टेररिज्म है। ठीक है, तो हो गई ना अलग अलग डेफिनेशन। अमेरिका के लिए कुछ है, इराक के लिए कुछ है, ईरान के लिए कुछ है, सबके लिए अपने अपने डेफिनेशन है, तो इस पर भी प्रॉब्लम है। हाउ शैल द UN यूज़ फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। और फिर जो डेमोक्रेसी फंड की बात कर रखी है, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक कोष की बात की गई है, वो उसमें जो फंड्स आएंगे, जो पैसे आएंगे, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा प्रजातंत्र को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स, भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है भारत और संयुक्त राष्ट्र सुधार क्या है। इंडिया हैज़ सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द UN ऑन सेवरल ग्राउंड्स। भारत ने कई बार पुनर्गठन करने का जो है सपोर्ट किया है UN को, यानी कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन हो। ठीक है, इट बिलीव्स दैट ए स्ट्रेंथेंड एंड रिवाइटलाइज्ड UN इज़ डिज़ायरेबल इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। अब भारत का मानना है ये है कि अगर UN का जो है पुनर्गठन होगा तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उसमें दोबारा से ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ठीक है, और बदलते हुए विश्व में जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया आल्सो सपोर्ट्स एन एनहांस्ड रोल फॉर द UN इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। अब इंडिया ये भी चाहता है, ठीक है, इस मांग को भी जो है सपोर्ट करता है कि जो UN का जो रोल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है विकास में, ठीक है, और सहयोग की भावना को जगाने में देशों के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंडिया का ये मानना है कि UN भूमिका निभाए विकास में और लोगों के अंदर, मतलब स्टेट्स, राज्यों के अंदर या देशों के अंदर सहयोग की भावना भी बढ़ाए। इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द UN एजेंडा एज इट इज़ ए वाइटल प्री कंडीशन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब भारत का मानना ये है कि जो विकास है ना, वो मुख्य बिंदु होना चाहिए UN के एजेंडे का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का मेन मुद्दा होना चाहिए कि वो विकास कैसे हो, क्योंकि विकास होगा तभी तो जा कर के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आएगी। भारत का मानना ये है। तो भारत कहता है कि विकास पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, UN को विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। One of the major concerns has been the composition of Security Council, which has remained largely static, while the UN General Assembly membership has expanded considerably. अब इंडिया एक बात को लेकर और चिंतित है, कंसर्न है इंडिया का एक, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद का जो कंपोजिशन है, ठीक है,
वो उसको लेकर के इंडिया चिंतित है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो सेम रहे आज अब जब भी सेम थे, जब ये यूएन बना था, और आज भी सेम है, यानी कि 10 अस्थाई, ठीक है, नॉन परमानेंट या टेम्परेरी, और 5 स्थाई, ठीक है, जबकि स्टैटिक है, स्थाई है, कोई इसमें बढ़े नहीं अभी तक मेंबर्स, ठीक है, इनकी इंक्रीज नहीं की गई संख्या। जबकि जो यूएन जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसकी जो मेंबरशिप है वो 193 जो सदस्य देश हो गए इसके, ये इतने से ज़्यादा बढ़ गई, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल उतनी ही है। इंडिया कंसिडर्स दैट दिस हैज़ हार्म्ड द रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया ये मानता है कि इसने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद की जो चरित्र है, करेक्टर जो है, उसको नुकसान पहुंचाया है। कहने का मतलब कि ये सिक्योरिटी काउंसिल को भी एक्सपेंड करना चाहिए, इंडिया को भी इसमें जगह मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबर्स में, और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ानी चाहिए। It also argues that an expanded council with more representations will enjoy greater support in the world community। अब इंडिया का मानना ये है कि अगर सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है, एक्सपेंड होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देश इसके प्रतिनिधि बन सकेंगे, और फिर उसकी वजह से जो दुनिया का विश्व समुदाय है कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा मान्यता देगा, इसकी बात ज़्यादा मानेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देश अगर इसके मेंबर बनेंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, तो ज़्यादा देश रिप्रेजेंट करेंगे, और ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कम्युनिटी का ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। वी शुड कीप इन माइंड that the membership of the UN Security Council was expanded from 11 to 15 in 1965। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है, ठीक है, वो 11 से 15 कर दी गई थी 1965 में, बट देर वाज नो चेंज इन द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो थे, अस्थायी सदस्य, उनकी तो 11 से 15 कर दी 1965 में, पर स्थायी सदस्यों में कोई बदलाव नहीं आया, उनमें कोई भी नया मेंबर ऐड नहीं हुआ। सिंस दैन द साइज ऑफ द काउंसिल हैज़ रिमेन्ड स्टेशनरी। और जब से अब तक जो है इसका साइज उतना ही, आकार उतना ही है सिक्योरिटी काउंसिल का। The fact remains that the overwhelming majority of the UN General Assembly members now are developing countries। दूसरी तरफ ये बात भी माननी पड़ेगी कि ज़्यादातर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं वो विकासशील देश हैं, पर उनको सिक्योरिटी काउंसिल में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। Therefore, India argues that they should also have a role in shaping the decision in the Security Council which affect them। इसलिए ये जो विकासशील देश हैं इनको भी अपनी बात कहने का या इनको भी रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, ताकि जो चीज़ें इनसे संबंधित है उसमें ये डिसीजन ले सकें, ठीक है। अब ये WTO है, तो सबसे पहले हमने IMF देखा था, फिर वर्ल्ड बैंक देखा था, अब ये WTO, इसको भी बेटा अच्छे से कर लेना, ठीक है। इंडिया सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो भारत चाहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैव आर्ग्यूड दैट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैव ग्रेटली एक्सपेंडेड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब जो भारत के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनका मानना ये है कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड, उनका विस्तार हो चुका है पिछले कुछ वर्षों में, ठीक है। द सक्सेस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स एक्शन डिपेंड अपॉन द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और जो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसके जो भी एक्शंस हैं वो इस बात पर, उनकी सक्सेस, उनकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि उनको सपोर्ट हो, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट ही नहीं होगा तो इनका ये कैसे, सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शन कैसे सक्सेसफुल हो। तो इंडिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या देशों को जो है, स्टेट्स को मेंबर बनाया जाए UN सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है, ताकि सपोर्ट अच्छे से मिल सके। Any plan for restructuring of Security Council should therefore be broad-based. For example, the Security Council should have more developing countries in it। तो इंडिया कहता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें विकासशील देशों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है, उनको ऐड किया जाए विकासशील, क्योंकि दुनिया में तो सबसे ज़्यादा विकासशील देश ही हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल में विकासशील देश अगर परमानेंट मेंबर्स में तो है नहीं कोई,
नॉन परमानेंट मेंबर्स में है। तो इंडिया कहता है कि दोनों में ही विकासशील देशों को जगह दी जाए, उन्हें भी जो मौका दिया जाए, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का। अगर उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल्स पे ही क्वेश्चन उठ जाएंगे। नोट सरप्राइजिंगली इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी ए परमानेंट मेंबर इन ए रीस्ट्रक्चर्ड यूएन। अब इंडिया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इंडिया खुद चाहता है कि वो एक स्थायी परमानेंट मेंबर बने संयुक्त राष्ट्र में। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि भारत जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुनिया में, ठीक है, जिसमें कि 1/5 है वर्ल्ड पॉपुलेशन। भारत में 1/5, ठीक है, आज भाग जो है दुनिया की जनसंख्या का वो रहता है। मोरओवर इंडिया इज़ आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअली ऑल ऑफ द इनिशिएटिव्स ऑफ द यूएन। इसके अलावा भारत जो है सभी जो कामों में जो है वो भाग लेता है संयुक्त राष्ट्र के। इट्स रोल इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स इज़ ए लॉन्ग एंड सब्सटैंशियल वन। और जो पीस कीपिंग है यानी कि शांति बहाली के जो प्रयास हैं दुनिया में, उसमें भी भारत ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ठीक है। ये IAEA है बेटा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको भी करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सारे दुनिया के। द कंट्रीज economic emergence on the world stage is just another factor that perhaps justifies India's claim to a permanent seat in the Security Council। अब इंडिया की अगर आर्थिक प्रगति देखी जाए, आर्थिक जो विकास हो रहा है इंडिया के, इतनी फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में से है इंडिया जो है दुनिया में, तो इसको देखते हुए भी इंडिया को परमानेंट सीट मिल जानी चाहिए। तो डेमोक्रेसी भी है, पॉपुलेशन भी है, इकोनॉमी भी है, तो इंडिया को मिलना चाहिए ये उसका हक। India has also made regular financial contributions to the UN and never faltered on its payments। और भारत जो है मतलब आर्थिक रूप से भी जो है योगदान करता है संयुक्त राष्ट्र में, और कभी भी इन योगदानों से पीछे नहीं हटा, ठीक है, और कभी भी फेल नहीं हुआ योगदान करने में, ठीक है। तो योगदान भी कर रहा है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। India is aware that permanent membership of the Security Council also has symbolic importance। भारत को पता है कि भाई अगर सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया तो कहीं ना कहीं महत्व बनेगा, भारत का और भी ज़्यादा महत्व बन जाएगा दुनिया में, ठीक है, बढ़ जाएगा। इट सिग्निफाइज ए कंट्रीज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर्स। तो इंडिया का जो है महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वैश्विक अफेयर्स में, वर्ल्ड अफेयर्स में, ठीक है। वैश्विक मुद्दों में इंडिया की सुनी जाएगी, वैसे तो अभी भी सुनी जाती है, पर अगर परमानेंट मेंबर बन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का तो वो और भी ज़्यादा सुनी जाएगी। दिस ग्रेटर स्टेटस इज़ एन एडवांटेज टू ए कंट्री इन द कंडक्ट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। द रेपुटेशन फॉर बीइंग पावरफुल मेक्स यू मोर इन्फ्लुएंशियल। तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी भी जो है ज़्यादा मजबूत बनेगी और इंडिया की रेपुटेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दुनिया के अंदर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।